सुनिए एक सेकंड अनुराग जी का ऑडियो गौरव इत्मीनान। अनुराग, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अनुराग को एक स्क्रीन पे दिखाइए और एक स्क्रीन पे आप अभय दुबे को दिखाइए। मैं एक सवाल पूछता हूं अनुराग एक सेकंड 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। अनुराग 10 सेकंड में इसका 5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या आपको सेना पे भरोसा है कि नहीं है? जी हाँ या ना? भारतीय सेना पे भरोसा है कि नहीं है? हाँ या ना? फौजी का बेटा हूं, मुझसे ज्यादा भरोसा किसको होगा? बस पॉइंट है ना, ये सेना पे भरोसा है। अब वॉल्यूम डाउन। अभय दुबे, आपको सेना पे भरोसा है ना? उम्मीद है आप यही कहेंगे होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों पर नहीं है, सेना पर है। बहुत अच्छी बात। भारतीय एक और मैं अब डॉक्टर अजय आलोक के पास जाता हूं। अजय आलोक, दोनों नेताओं ने गौरव भाटिया शांत। गौरव भाटिया प्लीज, मैं हम्बल सबमिशन। गौरव भाटिया, आप अनुराग भदौरिया के साथ अपना स्कोर सेटल कर लीजिएगा। आई गिव यू अ चांस। गौरव का ऑडियो खोलिए, क्या कह रहे हैं? बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण किससे मांगा? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। गौरव, आई गेट बैक टू यू। ओके डॉक्टर अजय आलोक, परिवारवाद से नहीं आते प्रभु, परिवारवाद से नहीं आते, मेहनत से आते हैं, संघर्ष से आते हैं। परिवार से नहीं मिला कुछ भी, संघर्ष से आए हैं। आम जनता है। ठीक है। अबे अजय आलोक को, अगर कोई जानवर काटेगा, बेचारा जानवर मर जाएगा, ये हालत है। अरे हम क्यों बोले किसी को जानवर काटे? अजय आलोक क्यों किसी को जानवर काटे? लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, दोनों सम्मानित नेताओं को, अनुराग भदौरिया जी को भी और अभय दुबे को भी, सेना पे भरोसा है। तो इस स्कीम के पीछे तो सेना ही है, तो फिर इस स्कीम पे भरोसा क्यों नहीं है? आप क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई, एक लाइन की बात है, राजनीतिक विरोध इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं है। ना सेना पे भरोसा है, ना अपने आप पे भरोसा है, ना देश पे भरोसा है। वो एक तो मुझे बात याद आई, समझाने की कोशिश मत कीजिए। एक मुझे बात याद आई। उस संबित पात्रा ने एक मेरे कार्यक्रम में कहा था, 2 साल हो गए, कि अगर नरेंद्र मोदी किस दिन बोल देंगे कि सांस आप ले लीजिए, तो कुछ नेता सांस लेना भी छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि इसमें भी लगता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैं आज कुछ प्रमाणिक साक्ष्य के साथ बात करना चाहता हूं, अपने श्रोताओं के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, और फिर मैं ओके अजय आलोक बोलिए कुछ। मैं 10 सेकंड जी, 10 सेकंड ओनली। मैं बस परिवारवाद पे जो अनुराग बोल रहे थे, तो मैं अनुराग से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनुराग, आपके पिताजी की कोई पार्टी नहीं है, मेरी भी कोई पार्टी नहीं है, मेरे पिताजी की भी कोई पार्टी नहीं है। गौरव भाटिया के पिताजी की कोई पार्टी थी क्या? अरे हम लोग परिवारवाद का मतलब समझिए। परिवारवाद का मतलब हुआ कि एक पार्टी का अध्यक्ष उसी परिवार से बनेगा, न कि ये कि किसी के पिताजी राजनीति में, तो वो राजनीति में नहीं आ सकता है। अच्छा, परिवारवाद की डेफिनेशन दिखा दिया। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह से अखिलेश यादव की गई, कांग्रेस पार्टी का तो विडंबना है, सारा कुछ गांधी परिवार में रहते हुए 6 साल से अध्यक्ष मिल रहा है। मतलब बेटा, परिवारवाद अजय लोग आपके बीच में बोले थे, गलत कर रहे हैं ना आप अनुराग। अगर बेटे को एमपी बना दिया जाएगा, परिवार में नहीं आएगा। अनुराग जी, आप बीच में बोलने लगते, सुन तो लीजिए। ये नई डेफिनेशन आ गई। मैं सुन लीजिए ना, 1 मिनट। अगर डेफिनेशन मत लाइए। परिवारवाद का मतलब वो परिवारवाद नहीं हुआ। परिवारवाद समाजवादी पार्टी में है, परिवारवाद राष्ट्रीय जनता दल में है, आप दोनों समधियों के बीच में। परिवार का मतलब होता है परिवारवाद गांधी परिवार में, परिवार का मतलब होता है कर्नाटका का। परिवारवाद यहाँ नहीं है, इसलिए परिवारवाद। मैं आपको बताता हूं, अनुराग भदौरिया, परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवारवाद क्या होता है? ना इसमें बात हो जाए, क्योंकि इतनी देर से परिवारवाद की बात हो रही है। परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद वो होता है जब 40 साल तक एक पार्टी का अध्यक्ष एक ही परिवार से रहे। वो कौन सी पार्टी है, सब गूगल करके देख ले। परिवारवाद वो होता है कि जब पिता मुख्यमंत्री होता है और बेटा भी मुख्यमंत्री होता है। परिवारवाद वो होता है जब पिता मुख्यमंत्री होता है और बेटा उप मुख्यमंत्री होता है। पंजाब के परिवार की मैं बात कर रहा हूं। परिवारवाद वो होता है जब एक पार्टी का मुखिया बाप होता है और उसके बाद उसका दोबारा मुखिया उसका बेटा होता है, फिर पोता होता है। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि पहले एक परिवार से एक आदमी पार्टी छोड़ता है, वो परिवारवादी पार्टी बनाता है और वो मुखिया होता है। फिर उनकी बेटी होती है, उनका भतीजा होता है। मैं महाराष्ट्र के एक और परिवार की बात कर रहा हूं। परिवारवाद वो होता है जब तमिलनाडु के अंदर एक परिवार से मुख्यमंत्री बनता है और फिर उसके जाने के बाद उन्हीं का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। यह परिवारवाद होता है जी। और परिवारवाद की बात सुनेंगे, जम्मू कश्मीर में परिवारवाद क्या होता है? 2 परिवार हैं वहां पर, अब्दुल्ला और मुफ्ती।
परिवारवाद ये होता है। अब इस परिवारवाद की श्रेणी में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां, कौन कौन से नेता आते हैं, यह मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन यह मेरा विषय नहीं था, क्योंकि इस पर 8 मिनट बहस हुई है। मुझे लगा इस पर अपने श्रोताओं को, अपने व्यूअर्स को कैटेगोरिकली बताना जरूरी है। गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया के बीच में मैं अब रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, इस स्कीम को लेकर आपका विरोध जो है वो कंबाइन हो रहा है ईडी में के सामने जो राहुल गांधी की पेशी हो रही है। ये इंडियन यूथ कांग्रेस नहीं करा है, और उसके साथ साथ आप मृत्यु कामना भी कर रहे हो। क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी के विरोध में, या फिर यह कहें कि अग्निपथ का विरोध है, या फिर नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा क्रोध है? सिर्फ एक 5 सेकंड आपके प्रश्न के पहले मैं आपसे समझ चाहता हूं। जब जम्मू कश्मीर में बाप बेटी के साथ सत्ता की भूख भारतीय जनता पार्टी मिलाए तो वो परिवारवाद नहीं होता है, लेकिन वहां सत्ता से अलग हट जाए तो परिवारवाद होता है। महाराष्ट्र में जब सत्ता का भोग करना हो तो वो परिवारवाद नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी वहां से अलग हो जाए तो वो परिवारवाद होता है। वो तब भी जब परिवारवाद पंजाब होता है, अब में भी सत्ता का परिवारवाद भोग होता है। करना हो अकाली दल के साथ, तब भी परिवारवाद होता है, अकाली दल का अब भी होता है। वहां से अलग हो जाए तो गाली देने के लिए परिवारवाद होता है। परिवारवाद तब भी था, अब भी है। राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों? जब कोई मुकदमा नहीं है तो राहुल गांधी के खिलाफ क्यों भारतीय जनता पार्टी की और जब सरकार बदलनी होती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये दो धन्ना सेठों का देश नहीं है। 1002 करोड़ रुपए एक धन्ना सेठ रोज कमाए और किसानों की आय 27 रुपए प्रतिदिन 27 दे पा रहे हैं, इसलिए ये दे पा रहे हो। जब राहुल गांधी जी कह रहा है कि करोड़ों युवाओं के राहुल गांधी तो मई में कह रहे थे कि देश चलेगा। बीच में आ जाती वो गांधी एक सेकंड, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। नाम भी सही नहीं लिखते हैं। लोगों को लाइन में लगाकर सरकार ने मार डाला, बैंकों की खाते में पैसे होने के बावजूद। अबे दुबे, राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी, अबे दुबे साइलेंटली सुनिए, सवाल सुनिए, आप ही से पूछा हूं। अबे दुबे जी, राहुल गांधी ने कहा था मई के महीने में कि देश जलेगा। उनकी दूरदृष्टि थी, उनकी ये दूरदृष्टि थी या उनको जानकारी थी, क्या था ये? क्यों कहा था उन्होंने मई में देश जलेगा? राहुल गांधी मई के महीने में तो अग्निपथ आई भी नहीं थी, देश क्यों जलेगा? राहुल पेट्रोल है तो जलाएंगे। मई 2020 में भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस महामारी में चुनावी रैलियां बंद कर दीजिए, देश के लोग तिल तिल कर मरेंगे, तिल तिल कर मरे। उन्होंने कहा मजदूरों को दर बदर की ठोकर मत। 2019 में सोनिया गांधी जी ने कहा था कि अब आर पार की लड़ाई हो, उसके बाद दिल्ली के दंगे हुए थे। ये भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि देश जलेगा तो उनका वो यही कहना चाहते थे कि बेरोजगारी। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वो दूरदर्शी थे, या उनको जानकारी थी? दोनों में से एक को चूज करिए ना। आप तो एक मिनट बोल जाते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, राहुल गांधी की दूरदृष्टि थी या उनको जानकारी थी? वो तो आगाह और सलाह दे रहे हैं, प्रशस्त मार्ग कर रहे हैं प्रतिपक्ष। किस आधार पर दे रहे थे आगाह और सलाह? किस आधार पर दे रहे थे? आग लगी ट्रेनों में, जब रेलवे की आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, तब भी हुआ। ये वो आगाह कर रहे थे। गौरव भाटिया 30 सेकंड बाद, ओके होल्ड ऑन अबे दुबे। वो कह रहे थे वो आपको आगाह कर रहे थे, आप आगाह नहीं हुए। आगाह हो जाना चाहिए था, आप इंटेलिजेंट हो तो, या आपकी सरकार होशियार है तो। वो तो कह रहे थे आग लगेगी। अमीर जी, आपने कहा राहुल गांधी के पास दूरदृष्टि है। अरे लोग कहते हैं दृष्टि भी नहीं है, सोच ही नहीं पाते हैं। और आप मुझे बताइए, कौन बता सकता है आग कब लगेगी? वही बता सकता है जिसको आग लगानी हो, जो खुद आज पेट्रोल गांधी है। मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं। अभी इन्होंने भर्ती की बात करी, मत बोलिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, ये भाषा शोभा देती है। शांत करा लीजिए अमीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, परिवार के लोगों से कि कैसी बात। ठीक है, एक सेकंड देखिए, बड़े सारे सवाल हुए। एक सेकंड गौरव भाटिया अबे दुबे, आप निरंतर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए तो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन आज थोड़ा हमारी टीम ने भी संघर्ष किया और निकाला कि कॉर्पोरेट जगत के लोग, बड़े बड़े लोग जो कि इस देश में बड़े सक्सेसफुल है, और इस देश को मान है इन लोगों पर, इन लोगों पे मान है। आनंद महिंद्रा साहब क्या कहते हैं? अग्निपथ प्रोग्राम को
के बारे में मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि अग्निपथ प्रोग्राम को लेकर हो रही हिंसा से मैं बहुत दुखी हूं, ये कहते हैं वो। मैंने पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अग्निवीर जो अनुशासन और स्किल हासिल करेंगे उससे उनके रोजगार पाने के मौके कई गुना बढ़ जाएंगे। ये आनंद महिंद्रा है, चेयरमैन महिंद्रा ग्रुप के। महिंद्रा ग्रुप ऐसे कुशल प्रशिक्षित युवाओं को भर्ती के मौके का स्वागत करता है, ये आनंद महिंद्रा कह रहे हैं। अब हर्ष गोयनका क्या कह रहे हैं, आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन। आरपीजी ग्रुप अग्निवीरों को नौकरी देने का मौके का स्वागत करता है, ये कह रहे हैं वो। मुझे उम्मीद है कि दूसरे उद्योग घराने भी हमारे साथ आएंगे, ये देश का कॉर्पोरेट जगत कह रहा है, ताकि हमारे युवा का भविष्य के प्रति वो निश्चिंत रहे, ये हर्ष गोयनका कह रहे हैं। संजीव बिखचंदानी नौकरी.com के क्या कह रहे हैं, सशस्त्र बल बहुत अच्छे संस्थान और एक महान प्रशिक्षण केंद्र है, यानी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है ये। अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों में 4 साल की राष्ट्रीय सेवा करता है तो वो कॉलेज की डिग्री के साथ एक अनुशासित प्रशिक्षित पेशेवर तौर पर बाहर आएगा। ये संजीव बिखचंदानी कह रहे हैं नौकरी.com के, जो कि कई चीजों को फॉलो करते हैं।